सुरों का बनारस, संस्कृति का बनारस, धर्म का बनारस और विरासत का बनारस, अब सियासत का बनारस। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। काशी को बहुत पुरानी नगरियों में से एक माना जाता है, लेकिन काशी का विकास किसने किया, इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाता। बनारस कभी भी सियासत के लिए नहीं जाना जाता। बनारस जाना जाता है अपने पान और अपनी बनारसी साड़ियों के लिए, अपने संगीत के लिए और अपने हाव भाव के लिए। ये शायद पहली बार हो रहा है कि बनारस राष्ट्रीय एजेंडे पर है सियासत की वजह से। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बनारस से जीतने के बाद वो ईद का चांद हो गए। लोगों ने उन्हें बनारस में बहुत कम पाया। ये बात भी यहाँ कहना जरूरी है कि मुरली मनोहर जोशी पिछला चुनाव महज 16,000 वोटों से जीते थे। इसलिए कहीं ना कहीं बनारस को बदलाव की जरूरत है। बदलाव बड़ा है और साफ है। नरेंद्र मोदी को वहां से चुनाव लड़ाने का मकसद, जो इस रणनीति पर आधारित है कि पूर्वांचल, जहां पर बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी और विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से बीजेपी की तस्वीर बेहतर हो पाएगी। गंगा के उस पार बिहार के इलाकों में भी इस रणनीति का प्रभाव होने की उम्मीद है, जहां पर सर्वे अभी से बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का अनुमान दे रहे हैं। लेकिन इस सब सियासत के बीच काशी का क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी कभी काशी को समय दे पाएंगे? क्या केजरीवाल जैसे लोग काशी को समझ सकते हैं, या उनके लिए काशी सिर्फ वो सियासी अखाड़ा है जहां पर वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? मुकाबला दिलचस्प है, काशी वर्सेस सियासत का। देखना यह होगा कि जीत सियासत की होती है या काशी की होती है। बनारस में अंसारी बुनकरों का लल्लापुरा इलाका। जैसे इनकी बनारसी साड़ियों की मांग हमेशा बनी रहती है, वैसे ही सियासी मौसम में उनके वोट भी बेहद कीमती हो जाते हैं। अभी तक इन 15% मुसलमानों का वोट सेक्युलर पार्टियों में बंटता रहा है, लेकिन मोदी के बनारस से लड़ने के ऐलान के बाद इस समुदाय में जबरदस्त जागरूकता का एहसास है। जितनी भी अच्छाई पेश कर ले, मुसलमानों के दिल में वो नहीं आ सकते। क्यों? ऐसा काम किए हैं वो, बहुत बड़ा काम गुजरात के अंदर किए हैं। दंगा, ऐसा दंगा करवाए हैं, क्योंकि वो जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात जो करके अलग करने का काम किया है हिंदू मुस्लिम को। तो ऐसे लोगों को कौन आदमी पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। अगर ये मोदी की हवा से अनछुए हैं तो कांग्रेस को लेकर नाराजगी भी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस को लेकर अभी हम लोगों ने इतना महंगाई, हर महीने पेट्रोल के दाम और हर महीने इसमें इतना अपनी महंगाई, आप लोगों ने खुद देखा कि इतनी महंगाई कांग्रेस में। हम कोई नई और बेहतर सरकार चाहते हैं जो मोदी आपके लिए विकल्प हैं। ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारे लिए कौन जो है विकल्प है। मुस्लिम वोट अंसारी, पठान और शिया समुदायों में बटा है, लेकिन अगर कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर निकला और मोदी के समर्थन की हवा जोरदार चली, तो इनके लिए क्या रास्ता बचता है? बनारस के लोगों से पूछेंगे कि भाई मोदी जी के खिलाफ मैं लड़ूं। अगर बनारस के लोग हां कह देते हैं तो मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल बनारस से मोदी के खिलाफ लड़ना तो चाहते हैं, पर चुनौती देने के लिहाज से कमजोर हैं। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो जाति और मजहब से ऊपर उठकर वोट करें। केजरीवाल आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। भ्रष्टाचार तक सबके लिए लड़ेगा, हमारे लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। नरेंद्र मोदी यहां अपनी सेक्युलर छवि अपनाना चाहते हैं और काफी कुछ इस पर टिका है कि वो बनारस के लोगों से किस तरह पेश आते हैं। इस बीच पार्टी का अल्पसंख्यक विंग मुस्लिमों का भरोसा जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। आप यहाँ सांसद हो, मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि मैं बराए मेहरबानी वोट देना हर एक का अधिकार है। वोट दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन ऐसा प्रत्याशी सुनिए जो हमारे घर का हो, हमारी बात सुन सके।
मुस्लिम समुदाय से यहां अभी तक एक ही उम्मीदवार हैं, मुख्तार अंसारी, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो पिछले चुनावों में हार चुके हैं। अगर चोर को रख दिया जाए, किस चीज की रक्षा करना है, तो चोरी होगी कहां से? अगर हम उसको लाते हैं, अगर वो जेल से छूट जाएगा, तो हम पूरे मुसलमान भाई और हिंदू भाई, यादव भाई सब मिल के उनका सपोर्ट करेंगे। पर सवाल है कि क्या मुसलमान मोदी को रोकने के लिए किसी एक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद हो पाएंगे? फरसत के सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो मजबूत विपक्ष हो, उसके साथ वो इकट्ठा होकर वहां जाए, जिससे उन सेकुलर ताकतों को मजबूती मिले और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानने वाली, उसको फॉलो करने वाली, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वाली सरकार बने। बेशक इस बार मोदी की हवा की बात की जा रही हो, लेकिन बनारस के मुस्लिम वोटरों को अभी ये तय करना है कि वो किधर जाएं। फिलहाल इंतजार एक अच्छे विकल्प का है। बनारस से कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ अनंत झाणाने की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ इस वक्त गौतम लहरी साहब मौजूद है यहाँ पर स्टूडियो में। मेरे साथ कुछ देर में राजीव शुक्ला होंगे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए तरुण विजय होंगे जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल ब्रजेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और मधुकर जेटली हमारे साथ मौजूद है जो कि एडवाइजर है उत्तर प्रदेश सरकार के। बड़ा ब्रजेश शुक्ला जी, आपसे शुरू करूंगा। ये बड़ा सियासी मैदान बनारस को बना दिया गया है। बनारस के बारे में और सियासत के बारे में ज्यादा जुड़ाव पहले का कतई नहीं नजर आता। अभिज्ञान जी, मोदी बनारस से उतर के आ रहे हैं, पूरी फिजा बदल गई है यहाँ की। जो राजनीतिक लड़ाई है इतनी तेज हुई है, ये एक प्रतीक है बनारस, जहाँ से ये मैसेज भेजना है कि बीजेपी से कौन अच्छा लड़ेगा। अब आज आप देखिए, आजमगढ़ से एक आया है, मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और ये भी एक संदेश है कि सिर्फ वो रोक सकते हैं बीजेपी को। तो ये लड़ाई केवल बनारस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। और यहाँ से संदेश भेजने की कोशिश होगी कि केवल वो मोदी को रोक सकते हैं। अब इस लड़ाई में बसपा भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, और अब केजरीवाल भी हैं। देखिए आगे पता चलेगा कि कौन अपना संदेश। आप इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं, ये सब कोई हकीकत की शक्ल ले सकता है या ये ख्याली पुलाव है कि साहब पूरा एक एसपी बीएसपी उसमें केजरीवाल भी आ जाए और सब मिलकर जो है वो नरेंद्र मोदी को रोके बनारस में? ये ख्याली पुलाव है कि कोई एलिमेंट इसमें हकीकत का भी हो सकता है? हाँ ब्रजेश, आपसे पूछ रहे हैं, ये जो बातें इस तरह के बयान आ रहे हैं, इनमें कोई दम है? नहीं, इसमें अभिज्ञान जी कुल मिलाकर के मामला ये है कि जैसे केजरीवाल, बीजेपी कोशिश है कि ये बहुकोणीय मुकाबला बन जाए। वो चाहते हैं कि केजरीवाल भी आ जाएं। उनको लगता है कि वोट जितना बढ़ता चला जाएगा मोदी को उतना ही फायदा होगा। सारी लड़ाई ये है। वो नहीं, वो कदाप नहीं चाहते कि मोदी वो केजरीवाल ना आए या सपा ना खड़ी करे। आप देखिए कांग्रेस एक प्रयास कर रही है कि उसके पीछे सारे लोग खड़े हो जाएं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा लंबरदार कौन है, अभी यही डिसाइड करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद सब लोग खड़े होंगे। तो सारी बातें ये है। और केजरीवाल, जितने बहुकोणीय लड़ाई होगी उतना फायदा मोदी को मिलेगा। इसलिए बीजेपी की जरूर ये कोशिश है कि जितने लोग खड़े हों, जितनी बहुकोणीय मुकाबला हो, जितने प्रत्याशी मैदान में आए, उनको फायदा मिले। मधुकर जेटली, जितने कोणीय मुकाबला हो, ब्रजेश शुक्ला का मानना उतना नरेंद्र मोदी को फायदा मिलेगा। इस तरह की बातें जब आती है कि सब आप लोग जुटकर नरेंद्र मोदी को हराए बनारस में, इन सब बातों में थोड़ा दम है या ऐसे ही चुनावी समय की बयानबाजी है ये? देखिए विज्ञान, ये जो पिछले 1 वर्ष से श्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार झूठ का चल रहा है, उसको अगर काउंटर करने की जरूरत है तो इस समय केवल एक ही विषय है उत्तर प्रदेश के मतदाता के सामने कि जो ये उत्तर प्रदेश के या पूरे देश में मोदी जी ने जो अपने विकास का जो झूठा प्रचार किया है
और उस प्रचार का जो एक्सपोजर समाजवादी पार्टी इस चुनाव में करेगी, उसके बाद मोदी जी को ये पता लग जाएगा कि जो वो अपने पुराने पापों को छुपाने का प्रयास करते रहे हैं, उसको हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट की बात जो उन्होंने पिछले 12 वर्षों में नहीं करी है, जो 9 वर्ष तक उन्होंने उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने दिया, या विधानसभा का सत्र वो केवल 2 बार बुलाते हैं, या केवल वो मानवाधिकार आयोग को किस तरह से यूज करते हैं, आरटीआई की संस्थाओं को उन्होंने बनने नहीं दिया, सुप्रीम हाई कोर्ट के कहने पर जो है आरटीआई के 2 कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। तो ये जो उनका ढकोसला है विकास का, जो वो मुद्दा विकास की जो बातें करते चले आए हैं पिछले 1-1.5 साल से चुनाव के प्रचार में, और पूरी पार्टी ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को उनके आगे समर्पित कर चुके हैं। उसको अगर सही मायने में, और उत्तर प्रदेश के मतदाता के सामने ये प्रश्न है कि वो उत्तर प्रदेश की प्राइड की बात करे, ये उत्तर प्रदेश के सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो आदमी पिछले 1.5 साल से 1 साल से अपनी झूठे विकास के दावे कर रहा है, हमारी सरकार ने जो 2 साल में किया है और जो हमारे द्वारा जो काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने ये एक चुनौती है कि वो ये समझें कि उत्तर प्रदेश का मतदाता किसी बाहरी आदमी को उत्तर प्रदेश में आकर के क्या जीतने का मौका देगा। ठीक है, किसी बाहरी आदमी को उत्तर प्रदेश में आकर का क्या जीतने का। मैं तरुण विजय को पूरा समय दूंगा। तरुण विजय, सब अब एक साथ है, मोदी को हराना है बनारस में। देखिए, तिनकों को जोड़कर कोई वटवृक्ष नहीं बन सकता। छोटे छोटे पात्रों में पानी लाकर कोई गंगा की धारा नहीं बन सकता। जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं, झूठ, ढकोसला वगैरह वगैरह, ये हारे हुए लोगों की भाषा है। एक घबराहट, एक बौखलाहट और एक पराजय का भाव इनके दिमागों में इतना हो गया है कि ऐसा लगता है कि कोई बड़े राष्ट्रीय युद्ध हो रहा है और मोदी जी कोई विदेश से आए हैं, हिंदुस्तान की धरती के भारत माता के एक महान सुपुत्र हैं और हर हर महादेव की भूमि गंगा मैया का आचमन करके विनम्रता से सबकी सेवा के लिए वहां आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? बाकी लोग कोई दक्षिण से चुनाव लड़ ले, कोई उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ ले, और ये सोनिया जी के विरुद्ध कभी एकजुट नहीं होंगे, राहुल जी के विरुद्ध कभी एकजुट नहीं होंगे। मोदी जी से उन्हें हार का भय है, तो इसलिए इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर करें, जितना हो सकता है करें। अभी एक भाई कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल जी भी वहां से लड़े, तो बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल जी हमारा कहना मानते हैं, ये उनके ध्यान में है और इसलिए वो हमारे कहने से वाराणसी लड़े, क्योंकि वाराणसी से वो लड़ेंगे तो हमको फायदा होगा। अरे कोईयो लड़े, शिवजी की धरती है और बाबा विश्वनाथ जिसको आशीर्वाद देंगे और जो वहां की जनता जिसको समर्थन देगी, वो भारत का प्रधानमंत्री बनकर लाल किले पर तिरंगा फहराएगा। ये इनके मन में भी विश्वास हो चुका है और ये विश्वास इतना गहरा बन गया है कि अब ये कोई 10 लोगों को इकट्ठा कर लें, कोई 10 पार्टियों को इकट्ठा कर लें, चलो भैया हम भी इकट्ठा हो जाएं, कुछ तो करें। ये आंधी चल रही है, आंधी का मुकाबला ये छोटे छोटे तिनके पत्ते, पतझड़ के पत्ते बिखेरे हुए जो हैं, उनको इकट्ठा करके नहीं कर सकते हैं। ये आंधी चल रही है, आंधी का मुकाबला आप पतझड़, तिनके और पत्तों से नहीं कर सकते। राजीव शुक्ला जी, ये नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है और आप लोग पतझड़ और तिनके और पत्तों से उसका मुकाबला करना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे तरुण विजय जी मित्र हैं, इनका काम है लेखन पाठन करना। तो शब्दों के साथ आपका भी एक समय का काम है लेखन पाठन करना, राजीव जी। और आजकल जो है, आप पता ही, पूरी मॉनिटरिंग होती है इनके आगे, कौन प्रवक्ता क्या बोल रहा, कैसा मोदी जी के बोल रहा, कैसे नंबर किसको मिलने चाहिए, तो अपनी बात वो रख रहे हैं। लेकिन मेरा ही कहना है कि कौन सी नई बात होगी। हम लोग तो 15-20 दिन से सुन रहे हैं कि मोदी जी बनारस से लड़ेंगे। कोई नई घोषणा तो होने की, सबको पता है कि बनारस से लड़ने वाले हैं। उन्हीं की पार्टी में विरोध था। डॉक्टर जोशी जो है मोदी को लड़ने नहीं देना चाहते थे, वो आखिरी दम तक चोटी बांध के डटे रहे कि हम नहीं लड़ने देंगे। आखिर में आरएसएस को धक्का दे के उन्हें कानपुर भेजना पड़ा और तब मोदी जी को जगह मिली। तो पहला विरोध तो उनकी पार्टी से ही शुरू हुआ। अब इसके बाद जब वहां मैदान में जाएंगे
तो वहां पे हम लोग मुकाबला करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जोशी जी के पहले वहां कांग्रेस का ही सांसद था। कांग्रेस की लड़ाई हमेशा वहां भाजपा से रही है, तो कांग्रेस पूरी ताकत से वहां पे लड़ेगी और करारा जवाब देगी। बाकी तो बनारस की जनता पे छोड़ना चाहिए, काशी के लोगों पे। अगर उनके लिए हर हर महादेव है तो इनके लिए भी हर हर महादेव, सबके लिए भगवान शंकर की कृपा तो वहां सब पे रहती है। भगवान शंकर की कृपा सबके ऊपर रहती है। लेकिन राजू शुक्ला, पहली बार सियासत के दायरे से बनारस जाने लगा। बनारस वो जगह नहीं है जो सियासत के लिए जानी जाती है। इसमें कहते हैं साहब विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, इतना फोकस दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने का। वहां की बनारस जो है इस चुनाव की लगता है सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी जो है वो बन गई है। राजीव शुक्ला, देखिए, नहीं अभिज्ञान आप ठीक कह रहे हैं। बनारस वैसे हमेशा राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व सक्रिय रहा है। बीएचयू से देखो राजनारायण और कितने लोग निकले वहां से, पंडित मदन मोहन मालवीय से लगा के और बाद तक तमाम ऐसे लोग, चाहे समाजवादी आंदोलन हो, चाहे जो है फ्रीडम मूवमेंट हो, आजादी का आंदोलन, सब में बनारस बहुत बड़ा गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये दूसरे किस्म की राजनीति हो रही। अब इस राजनीति में एक रंग दे के इसको वहां पे समाज को बांटने के काम के हिसाब से उस सीट को तलाशा गया है और वो काम वहां पे शुरू करने की पूरी तैयारी है। तो अब डिजाइन दूसरा है। वो जो बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, क्योंकि प्रयाग में गंगा जमुना मिल के बनारस पहुंचती है, तो असली गंगा जमुनी तहजीब तो बनारस की है। तो उस तहजीब को तोड़ने का काम शुरू हो रहा है। ठीक है, उसको हमें देखना है कि कैसे बचाया जाए। ठीक है, मैं ले रहा हूँ छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइएगा। बहुत दिलचस्प पहलू है, क्योंकि इससे मैंने अपने एडिटोरियल में आज आपको बताया कि बनारस जो है वो संस्कृति के लिए, सुरों के लिए, संगीत के लिए, विरासत के लिए, सियासत के लिए और बहुत लेखन पढ़ने, दार्शनिकता का मुरली मनोहर जोशी जो है वो कुछ दिनों पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत के पंडित छल्लूलाल मिश्र हैं, उनके बगल में खड़े होकर बहुत दार्शनिक होकर उन्होंने कहा कि साहब मैं तो प्रयाग के बाद मेरी बनारस में पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद मैं जाकर संसद में बैठ गया, संसद से जुड़ गया। तो बड़े दार्शनिक होते हैं, ये बड़ा दार्शनिक अंदाज है। ये कितना सियासी होगा, कितना दार्शनिक होगा, हम वापस आएंगे और एक और बात यहां पर जोड़ेंगे कि इन सबके बीच ममता बनर्जी को किस तरह की सलाह दी जा रही है। ये सब कुछ मोदी इंपैक्ट से जुड़ा है, इसको गलतफहमी से नहीं लेना चाहिए। गौतम लाहिरी हमारे साथ मौजूद है, मैं वापस आता हूं छोटे से ब्रेक के बाद।